हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे। डियर, हम बात करें ST12A। जी हाँ, ST12A का डिस्कशन हम लेकर आपके साथ आ चुके हैं। मंडे आ चुके हैं। मंडे में एवरी मंडे आपका एसटी डिस्कशन होता है, आप सभी को पता है। और ये एसटी डिस्कशन आपका जनरल अवेयरनेस के पार्ट का जो डिस्कशन है 11 AM से शुरू होता है। तो सुबह के 11 बज चुके हैं, हम सभी आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके और फाइनली एसटी डिस्कशन में चीजों को सीख सके। आंसर पता चलेंगे आपको, राइट आंसर क्या है, और फाइनल उससे रिलेटेड और भी कोई पॉइंट या एडिशनल पॉइंट जो बनेंगे वो भी आपको पता चलेंगे। तो फटाफट कनेक्ट हो जाएं, हम लोग शुरू करते हैं आज का एसटी डिस्कशन। जो कि ये एसटी जो होती है आपकी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी होती है, ब्रांच की इसी ऑफलाइन एसटी का हम डिस्कशन आपके साथ एवरी मंडे लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। और डिस्कशन में 76 नंबर से 100 नंबर तक आपके क्वेश्चन रहते हैं टोटल, क्योंकि जो ऑफलाइन एसटी रहती है 25 क्वेश्चन का पार्ट रहता है। तो ये बैंक की एसटी है 2024 में जो शुरू हुई, 01 से शुरू हुई और अब हम 12 नंबर एसटी पर आ चुके हैं। आपके सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपने एसटी जो लोग दे रहे हैं अपनी ब्रांच में, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे रहे हैं वो भी देना शुरू करें और डिस्कशन के साथ एवरी मंडे जरूर कनेक्ट हुआ करें। मॉर्निंग से आपका डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो डिस्कशन होता है ये आपका 11 AM से शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है जो इस एसटी में रहा था, 76 नंबर क्वेश्चन। डेफिसिट फाइनेंसिंग means that the government has borrowed money from the। घाटे के वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार ने किससे पैसा उधार लिया है। ऑप्शन है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, आईएमएफ या नन ऑफ द एबव। फटाफट आप सभी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पहले तो बताएं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपनी एसटी में किया था तो क्या किया था, क्या आंसर आपने किया था, फिर हम लोग इसके सही आंसर की तरफ चलेंगे, है ना। तो फटाफट से, सेशन बिल्कुल पसंद करते हैं तो आप लाइक कर दें फटाफट से, सेशन को फटाफट से लाइक कर दें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ एक बार शेयर भी कर दें जिससे वो भी कनेक्ट हो सके, और फिर बताएं कि इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर किया था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर क्या किया था, बताएंगे आप सभी। ठीक है, चलो भाई आंसर करो, फटाफट से आंसर करो आप सभी, करो करो फटाफट करो। घाटे के वित्त पोषण का मतलब क्या है, सरकार ने पैसा किससे उधार लिया है। ये देखो, डेफिसिट की हम बात कर लें, घाटे के वित्त पोषण का मतलब क्या है, सरकार ने किससे पैसा उधार लिया है। आपने फिस्कल डेफिसिट सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिस्कल डेफिसिट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड फिस्कल डेफिसिट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट का एक्चुअल डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट का एक्चुअल डेफिसिट होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। अगर हम बात करें इस बार के इंटरिम बजट में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5.1% का टारगेट दिया गया है। ठीक है, FY25 के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, और FY26 के लिए आगे रिकमेंड किया गया है कि हम 4.6% के डेफिसिट तक पहुंचेंगे। ठीक है, टारगेट कितना है, 5.1% का दिया गया इस बार के इंटरिम बजट जो निकल कर आया था 1 Feb को, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लाया गया। चलो हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो एक्चुअल डेफिसिट गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता है, रिप्रेजेंट करता है। वैसे डेफिसिट हम देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है, फिस्कल आता है, प्राइमरी आता है, लेकिन बेसिकली जो एक्चुअल डेफिसिट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, फिस्कल डेफिसिट। हिंदी में से हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका आरबीआई। ठीक है, राइट आंसर निकल कर आ रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, घाटे के वित्त पोषण का मतलब है सरकार ने किससे पैसा उधार लिया है, आरबीआई से लिया है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी फ्रॉम द आरबीआई। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब है आरबीआई, मतलब है कि सरकार ने आरबीआई से पैसा उधार लिया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हो, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से एस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। आरबीआई कैसी बॉडी है, आरबीआई स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है आरबीआई। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, है ना। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, वैसे हमारी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बैंकर है, सेंट्रल बैंकर है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो आरबीआई का प्रियम्बल भी है जो आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन है, और ये प्रियम्बल क्या कहता है, आरबीआई की ओवरऑल वर्किंग के बारे में बताता है। तो आरबीआई का प्रियम्बल क्या कहता है, अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। रेगुलेट करना और इशू करना बैंक नोट्स को, ये वर्क है आरबीआई के प्रियम्बल का। तो आरबीआई का प्रियम्बल क्या है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स and keeping of reserves with a view to securing
monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। ये आरबीआई का प्रियम्बल हो जाता है डियर, ये प्रियम्बल आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रियम्बल आरबीआई का क्या है। टू regulate the issue of banknotes, and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India, and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। ये आपका आरबीआई का प्रियम्बल हो जाएगा डियर। तो इसको अगर आप लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ये आपका इन्वर्टेड कॉमास में मैंने प्रियम्बल लिख दिया है। अच्छा, प्रियम्बल के अदर जो चीजें मैं उन्हें रेस कर देता हूं, ठीक है। और इसी में जो पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता देता हूं भाई। ये थोड़ा सा 5.1% ये ध्यान रखो FY25 के लिए है, ठीक है। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम आपका व्हाइट, ठीक है। चलो अब देखो ये प्रियम्बल आपका इन्वर्टेड कॉमास में आ गया। पहला पॉइंट यहाँ पर टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स दूसरा ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए तीसरा पॉइंट ये आ गया। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एक ये चौथा पॉइंट आ गया। एंड क्रेडिट सिस्टम, ये 5 पॉइंट जो है ये आरबीआई की वर्किंग को, बेसिक फंक्शनिंग को दिखाते हैं। तो ये आपको प्रियम्बल जो है याद रखना चाहिए, 2 से 3 लाइनें याद। अगर कभी भी कोई पूछता है कि आरबीआई की वर्किंग क्या है तो आप बता सकते हैं कि टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू securing monetary stability in India and generally to operate the currency and cash system of the country to its advantage। ठीक है, चलो तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, है ना। चलो चले, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर करते चलेंगे। आप सभी एडिशनल पॉइंट भी अपने कमेंट बॉक्स में बताते चलो, है ना। और भाई लिंक को शेयर कर दिया करो जिससे अदर भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो सकें। एवरी मंडे डिस्कशन होता है, डिस्कशन में जरूर आया करो, आपको बहुत सारे एडिशनल पॉइंट भी पता चलते हैं। भाई एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट छिपे होते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन पे आपने देखा होगा कि दो मिनिमम 3-4 पॉइंट तो डिस्कस हो ही जाते हैं, और मैक्सिमम देखें तो 10 से 15 पॉइंट भी हो सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसइन्वेस्टमेंट मींस, विनिवेश का क्या अर्थ है, बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। विनिवेश का अर्थ है, ऑप्शन आपके दिए हुए, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, टू रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर इन द एफडीआई, टू रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर इन द मार्केट, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर, या ऑल ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर करिए। क्या आंसर किया था आपने वो बताएं, फिर हम चलेंगे इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर निकल कर आया, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर। देखो विनिवेश क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट क्या है भाई, सपोज करो आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, आपकी कोई भी एसेट है आपका, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको, जैसे आपके पास शेयर्स हैं, आप शेयर पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने उस शेयर को सेल आउट कर दिया तो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, आपके पास फंड्स आ गए। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्यों, प्रॉफिट्स के लिए। अब आपको लग रहा है इन फ्यूचर वो प्रॉफिट नहीं आने वाला, तो आप वहां से क्या कर देते हो, अपने फंड को वापस ले लेते हो, विनिवेश कर देते हो, डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है। तो जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, पीएसयूज जो है, जहां पे भारत सरकार के जो उपक्रम है फाइनली, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर्स को क्या करती है, कम करती है, उनके मैक्सिमम शेयर को या पूरे के पूरे शेयर को क्या कर देती है, सेल आउट कर देती है। तो वहां से जो है गवर्नमेंट का शेयर जो है वो क्या होता है, कम होता है या खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका सी फोर्थ राइट हो जाएगा।
टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मार्केट नहीं, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, पीएसयूज जो है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहां पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है भाई। सेम स्लाइड देखिए, लिखी हुई है विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी कम करना, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को क्या कर रही है, सेल आउट कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भाई क्या विशेषता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ड्यूअल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या बोथ थर्ड एंड फर्स्ट। फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में। आप बताएंगे आंसर आपने क्या किया था, फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या महत्वपूर्ण विशेषता है भाई, चले आंसर की तरफ। चलो, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी भाई। इकोनॉमिक प्लानिंग, अब देखो इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें, अगर इंडिया में बात करें, डियर प्लानिंग कमीशन जो निकल कर आया था, प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था ये हमने यूएसएसआर से लिया था, रसिया से लिया था, फॉलो किया था। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी अगर हम बात करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो आई थी फाइनली, ये मार्क्स कम्युनिस्ट जो हैं वहां से निकल कर आई, रशिया से ही निकल कर आई थी। तो प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है, ये हमने रशिया से ही फॉलो किया था फाइनली। और फर्स्ट जो हमारा गणतंत्र दिवस की स्थापना के बाद जो पहला बजट आया था, हमारा फर्स्ट रिपब्लिक बजट जो आया था, जो जॉन मथाई जी ने पेश किया था 28 फरवरी 1950 को, उस बजट में प्लानिंग कमीशन की बात की गई थी और वहीं से योजना युग शुरू हो गया था, है ना। प्लानिंग कमीशन का योजना युग शुरू हो गया था और इस योजना युग का समापन जो है, इसको रिप्लेस किया किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ना कि मिक्स, ना कि ड्यूअल, ना कि कैपिटल इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, वहीं से ये निकल कर आता है आर्थिक नियोजन और इसी को फॉलो करना हमने शुरू किया था। रसिया से कॉन्सेप्ट लिया, फॉलो किया और प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स निकल कर आए और फिर ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग से इसको रिप्लेस कर दिया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ही कैसी बॉडी है भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, या फिर हम इनको एडवाइजरी बॉडी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं, कार्यकारी निकाय भी बोलते हैं, एडवाइजरी बॉडी, सलाहकारी निकाय भी बोलते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, क्योंकि इनकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग, कई बार डायरेक्टली इंटरव्यू में या एग्जाम में भी ये पूछा गया है, प्लानिंग कमीशन कैसी बॉडी है, नीति आयोग कैसी बॉडी है, तो कैसी बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एडवाइजरी या फिर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बताए, तीनों पॉइंट ध्यान रखने, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन बन जाता है। चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है भाई। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लानिंग में बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, द गवर्नमेंट मार्क्स ऑल द बेसिक डिसीजंस फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः नियोजित अर्थव्यवस्था होती है और योजना केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत हो सकती है। सरकार अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और विनियमन के लिए सभी बुनियादी निर्णय लेती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको ध्यान रहे। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस अब किसने कर दिया, नीति आयोग ने। तो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग को हम किस तरह की बॉडी बोलते हैं भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर हम इसे एडवाइजरी बॉडी बोल सकते हैं, या फिर हम एग्जीक्यूटरी बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है भी, एक्सचेंज मार्केट्स एंड ओवर द काउंटर मार्केट और टाइप्स ऑफ विच मार्केट्स। भाई ओवर द काउंटर बोला गया है, बिल्कुल बहुत फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन आ रहा है ये आपका, नहीं फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। विनिमय बाजार और ओवर द काउंटर बाजार किस बाजार के प्रकार है भाई, आपको बताना है। फ्लोटिंग मार्केट का प्रकार है, रिस्कियर मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी है, गिल्टेज मार्केट है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आपका बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट पे, फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन आपका।
तो बताइए फटाफट क्या आंसर होने वाला है। आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का, आपने एसटी जब आपने दी थी अपनी ब्रांच में, तो आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का, फटाफट से आप सभी बताएंगे, ठीक है, फटाफट से बताएंगे, आंसर करेंगे। एक्सचेंज मार्केट्स आर ओवर द काउंटर मार्केट आर द टाइप ऑफ विच मार्केट। विनिमय बाजार और ओवर द काउंटर बाजार किस बाजार के प्रकार हैं? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे फिर आंसर की तरफ, देखेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला। चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका सेकेंडरी मार्केट। डियर किसका पार्ट हो जाएगा? सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट जो होती है, ये मार्केट डियर क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, इशूड ट्रेडेड सिक्योरिटीज, यानी जो सिक्योरिटीज मार्केट में आ चुकी होती है उसी पर ट्रेडिंग होती है। ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज, यहाँ पर क्या होती है, ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज, ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज। इसके साथ ही सेकेंडरी मार्केट में बात करें तो सीन में कौन होता है भाई, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग यहां पर होती है। ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? चलो अच्छा, इसके साथ ही एक और बात, प्राइमरी मार्केट में कैसी, प्राइमरी मार्केट में इशूड न्यू सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज आती हैं, इशूड न्यू सिक्योरिटीज आती हैं, न्यू सिक्योरिटीज। और फाइनली यहां पर कौन होता है सीन में, यहां पर सीन में होता है कंपनी टू इन्वेस्टर, कंपनी टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है, कंपनी टू इन्वेस्टर, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है, जबकि प्राइमरी मार्केट में इशूड न्यू सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज निकल कर आती हैं और कंपनी टू इन्वेस्टर यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सचेंज मार्केट आर ओवर, एक्सचेंज मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स आर सेकेंडरी मार्केट। एक्सचेंज मार्केट जो है, ओवर द काउंटर मार्केट जो है, ये सेकेंडरी मार्केट के पार्ट है। और प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों ही किस मार्केट का पार्ट होता है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट्स में दो पार्ट निकल कर आते हैं, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब देखो कैपिटल मार्केट जो है, इसका रेगुलेटर कौन है, तो आप सभी को पता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट का रेगुलेटर है आपका आरबीआई, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट कब आया था, 1992 में, पता होना चाहिए, सेबी एक्ट 1992, ठीक है। क्लियर है इतना? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, ठीक है। बहुत बार आपके साथ डिस्कस हुआ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सपैंड द टर्म आईपीआर as used in the field of world trade, विश्व व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त आईपीआर शब्द का विस्तार करें। भाई आईपीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईपीआर डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा गया, एक्सपैंड द टर्म आईपीआर एज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त आईपीआर शब्द का विस्तार करें। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आएगा, या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट आएगा। बताएं फटाफट क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का, अपनी एसटी में क्या आंसर किया था आपने, बताएंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, है ना, बिना किसी देरी के बताएं क्या आंसर होने वाला है। चले चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट which can be defined as rights acquired over a property created with the intellectual efforts of an individual। आईपीआर का मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार है, जिसे किसी व्यक्ति के बौद्धिक प्रयास से बनाई गई संपत्ति पर प्राप्त अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ना, जो भी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेडिसिन हो गई आपकी, ये फाइनली इन पे क्या लगता है, रिसर्च लगती है इस पे, है ना, और बहुत सारे अन्वेषण लगते हैं, रिसर्च लगता है, आर&डी का पार्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। चलो, विश्व व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त आईपीआर शब्द का विस्तार करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, फेरा की बात हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है ऑफ 1947 was subsequently replaced by the Foreign Exchange Regulation Act। 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा को बाद में विदेशी मुद्रा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भाई किसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था, ध्यान रखना 1947 का एक्ट था पहले फेरा,
बाद में, बहुत बाद में, फेमा पे मत आ जाना तुरंत, पहले पहले फेरा के बाद में आओ कहाँ पे था, है ना। फिर इसके बाद में फिर इसको क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था 1947 के विदेशी मुद्रा अधिनियम को बाद में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। कौन सा ईयर था, 1978, 1950, 1984, 1973 या फिर 1980? फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का, अपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया था अपनी एसटी में, फटाफट से आप सभी बताएंगे। ठीक है, आंसर करते चले फटाफट से, और लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अगर नहीं किया है तो। सेशन पसंद करते हो तो लाइक किया करो भाई, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, लाइक करो फटाफट, जितने लोग देख रहे हो फटाफट से लाइक करो। ठीक है, लाइक कर दिया करो। चलो चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1973। बिल्कुल क्लियर, आपको ध्यान होगा हम लोग यही आपसे जब भी फेरा फेमा की बात होती है तो हम 1973 की बात करते थे, क्योंकि 1973 के बाद डायरेक्टली फिर ये फेरा नहीं रहा था, फिर यही फेरा को किसमें, फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया, फेमा हो गया था, फेमा ने रिप्लेस किया था। और फेमा जो था ये कब आया था, 1999 में। ठीक है, और ये जो फेरा था ये 1973 को रिप्लेस किया था, फेरा 1973 को रिप्लेस किया था किसने, फेमा ने। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, और 1947 को रिप्लेस किया गया था, तब 1973 में एक्ट आया था। ये फेरा ही रहा, मतलब रिवाइज हुआ था ये। ठीक है, चलो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें आ रही है भाई। विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, जिसे बाद में 1973 के एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और 1973 से फिर ये फाइनली फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया 1999 में, है ना। क्लियर है इतनी बात, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स हैज नरेंद्र मोदी बीन इनवाइटेड टू स्पीक एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बिफोर 2024? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नरेंद्र मोदी को 2024 से पहले कितनी बार विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स या फिर नेवर? बताएं फटाफट। बिल्कुल आपका नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें तो ये फाइनली अभी ऑर्गेनाइज हुई थी, आपके साथ डिटेल में हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन में बात की थी इसकी। मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में आप लोग आया करो, अगर नहीं आते हो तो, अगर आते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं आते हैं तो भाई कनेक्ट हुआ करें मॉर्निंग सेशन में, है ना। सुबह मॉर्निंग सेशन आपका 7 बजे होता है डेली, तो उसमें लाइव कनेक्ट हुआ करें। ठीक है, लाइव नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं अगर किसी वजह से तो रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर सेशन जरूर फॉलो किया करें, वहां से नोट्स वगैरह जरूर बनाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम के लिए हो, करंट अफेयर हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है कहाँ हुई थी भाई, दुबई में फाइनली ये हुई थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, है ना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई थी फाइनली, और इससे पहले COP 28 की मीटिंग भी दुबई में देखने को मिली थी, भारत मार्ट की भी आधारशिला दुबई में रखी गई थी फाइनली। और इसके साथ ही हम बात करें आपकी अल नहान साहब हमारे यहाँ गुजरात वाइब्रेंट समिट में एज अ चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, भारत मार्ट की बात करें, BPSC मंदिर भी दुबई में फाइनली बनाया गया। ठीक है, इसको भी इनॉग्रेशन किया था, मोदी जी के द्वारा किया गया था फरवरी मंथ में। चलिए आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ट्वाइस भाई, 2 बार इससे पहले जो है बुलाया जा चुके हैं। ठीक है, दूसरी बार है। ठीक है, बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, किस बार, दूसरी बार। यह दूसरी बार है कि नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। 2018 में पहली बार विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक सभा है जो विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों को एक साथ लाती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जैसे हमारे यहाँ कौन सा डायलॉग होता है, रायसीना डायलॉग्स होता है, उसी तरह से इनके यहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होता है। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 इवेंट, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 इवेंट, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आपके, धर्मेंद्र प्रधान, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, मोहन भागवत हैं, या फिर नन ऑफ दीज है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो चलो करो आंसर, फटाफट से करो। ठीक है, चले आंसर की तरफ। तो चलिए, इंडिया एनर्जी वीक की बात हो रही है भाई, इसे किसके द्वारा किया गया? तो फाइनली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही फाइनली इसे शुरू किया गया, डियर, इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक 2024 इवेंट, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन
कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां किया? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Commonwealth Legal Education Association? Commonwealth Legal Education Association, CLE, Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference, CASG 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां किया है? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है? हम लोग चलेंगे इसी क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है ना। चले आंसर की तरफ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली। भाई कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां किया है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें आ रही है। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किक स्टार्ट द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस रही है 2024 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में रही है। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, फोकसिंग ऑन क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस जो हैं उसके लिए बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विज्ञान भवन नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चले चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड फुल सपोर्ट टू इंडियाज इनिशिएटिव एज अ नेटवर्क पार्टनर? किस संगठन ने नेटवर्क पार्टनर के रूप में भारत की पहल को पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड फुल सपोर्ट टू इंडियाज इनिशिएटिव एज अ नेटवर्क पार्टनर? तो बताएं फटाफट से आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनाइटेड नेशन है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक, भाई इसको भी शॉर्ट में लिखना चाहिए था इस तरह से। ठीक है, चलो बताओ फटाफट क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का, अपनी एसटी में क्या आंसर किया था, बताइए। चले आंसर की तरफ। चलिए राइट आंसर निकल कर आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, किस संगठन ने नेटवर्क पार्टनर के रूप में भारत की पहल को पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी निकल कर आ गया। भाई इस पहल को विश्व आर्थिक मंच से समर्थन प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें, यहां पर नाम निकल कर आ रहा है क्लॉज स्कॉब का। क्लॉज स्कॉब WEF को नेटवर्क पार्टनर के रूप में नामित किया। द इनिशिएटिव गेन्ड सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद क्लॉज स्कॉब डेजिग्नेटेड WEF एज नेटवर्क पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। सीधा सा आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क पार्टनर के रूप में भारत की पहल को पूर्ण समर्थन देने के लिए कौन आगे आया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। वेयर डिड द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक प्लेस? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक वर्षगांठ कहां रही है? वार्षिक बैठक कहां हुई है? सॉरी, वार्षिक बैठक कहां देखने को मिली है? न्यूयॉर्क सिटी में, लंदन में, दावोस स्विट्जरलैंड में, पेरिस में, या फिर टोक्यो में? फटाफट आंसर करें आप सभी, है ना। वेयर डिड द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। अगर हम इंडिया से बात करें तो आपके 3 मिनिस्टर गए हुए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, है ना। कौन कौन से मिनिस्टर गए हुए थे भाई? अगर हम बात करें आपकी, तो 3 मिनिस्टर गए हुए थे। निर्मला सीतारमन जी गए हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव जी गए हुए थे, और हरदीप सिंह पुरी जी गए हुए थे। 3 मिनिस्टर गए हुए थे, और इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर साहब भी गए हुए थे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी गए हुए थे, जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है आरबीआई के। 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है शक्तिकांत दास जी, मिस्टर शक्तिकांत दास जी। इससे पहले गवर्नर आपके उर्जितार पटेल साहब थे, 24th गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। प्रेजेंट टाइम शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और विश्व आर्थिक मंच की 54th मीटिंग थी, और ये मीटिंग कहां रही थी? स्विट्जरलैंड के दावोस में। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है डियर, कौन सा एडिशन था? 54th एडिशन था, 54th एडिशन था। और हमने आपको बताया कौन कौन गया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, 54th एडिशन था।
चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन भाई। फ्रॉम 15th टू 19th जैन, 15 से 19 जनवरी के बीच में फाइनली ये मीटिंग हमें देखने को मिली थी। 54th एनुअल मीटिंग थी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल टेक प्लेस इन दावोस, दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड। दावोस के क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में फाइनली ये आयोजित की गई थी। कभी कभी डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 15 से 19 जनवरी तक ये आयोजित की गई थी। यहाँ मिनिस्टर कौन कौन रहे हमने आपको बताया, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, अश्विनी वैष्णव साहब थे, निर्मला सीतारमन जी थी, और आपके कौन थे, हरदीप सिंह पुरी जी थे, और आरबीआई के गवर्नर साहब थे। ठीक है, मिनिस्टर 3 हो गए और आरबीआई गवर्नर अलग से। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपका, आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग चले आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनेस्को एम टू प्रमोट। भारत और यूनेस्को के बीच सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है भाई? किसको बढ़ावा देना है? भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग जो है, वर्ल्ड पीस थ्रो कल्चरल एक्सचेंज है ओनली, या वर्ल्ड पीस थ्रो आर्ट एंड साइंस है ओनली, या वर्ल्ड पीस थ्रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ओनली, या वर्ल्ड पीस थ्रो एजुकेशन आर्ट साइंस एंड कल्चर है, या फिर वर्ल्ड पीस थ्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ओनली। ठीक है, फटाफट से आप बताएं, फटाफट से आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? फटाफट से बताएंगे आप। भारत और यूनेस्को के बीच सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? क्या आंसर किया था आपने? फटाफट से बताएं डियर। यूनेस्को की बात हो रही है तो चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आएगा वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन आर्ट साइंस एंड कल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, आप गेस भी कर सकते हो, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो डियर। द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनेस्को एम्स टू प्रमोट वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन आर्ट साइंस एंड कल्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organization has unveiled the X-59 supersonic jet in collaboration with Lockheed Martin? Lockheed Martin किस संगठन ने Lockheed Martin के सहयोग से X-59 सुपरसोनिक जेट का अनावरण किया है? बोइंग, एयरबस, नासा, स्पेसएक्स या नन ऑफ दीज? फटाफट बताओ, किस संगठन ने लॉकहीड मार्टिन के सहयोग से X-59 सुपरसोनिक जेट का अनावरण किया है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या आंसर आपने किया था अपनी एसटी में? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। बोइंग, एयरबस, नासा, स्पेसएक्स या नन ऑफ दीज? फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चले आंसर की तरफ। आंसर की तरफ चलने से पहले आपको आंसर करना है, तो फटाफट से बता दो क्या आंसर करोगे भाई। चले, चलिए, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है नासा। नासा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, नासा। किस संगठन लॉकहीड मार्टिन के सहयोग से X-59 सुपरसोनिक जेट का अनावरण किया है? नासा। चलो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आ गया। नासा लॉकहीड मार्टिन के सहयोग से X-59 सुपरसोनिक जेट का अनावरण किया है, जो 925 मील प्रति घंटे की गति और शांत ध्वनि बूम की क्षमता के साथ सुपरसोनिक यात्रा को फिर से परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, नासा इन कोलैबोरेशन विद लॉकहीड मार्टिन अनवेल द X-59 सुपरसोनिक जेट। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, देखो ये हाईलाइटेड है, समझ पा रहे हो, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया, इन कोलैबोरेशन विद लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ACME हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कंपनी विच कंट्री? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ने किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी की है? रशिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नन ऑफ दीज? बिल्कुल न्यूज रही थी, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था मॉर्निंग सेशन में। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में? फटाफट से बताएं क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का, बताएंगे। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप क्या आंसर किया था आपने। ठीक है, चले आंसर की तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा जापान। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, जापान। ठीक है, ACME has partnered with Japan IHI in a significant agreement for green ammonia supply, contributing to the India-Japan Clean Energy Partnership. India-Japan Clean Energy Partnership aimed at meeting global demand for sustainable energy sources. ठीक है, हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते में जापान के
के साथ साझेदारी की है, जो भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी में योगदान दे रहा है, जिसका उद्देश्य स्थायी ऊर्जा स्रोतों की वैश्विक मांग को पूरा करना है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, जापान। जापान की बात करें, राजधानी आपकी टोक्यो हो जाएगी। जापान भारत का बहुत अच्छा पार्टनर है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड टैब्लॉक्स 2024। भाई, गणतंत्र दिवस परेड में झांकी में 2024 में कितने राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में भाग लिया है? कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भाग लिया? फटाफट आंसर करना है, आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। इस बार की जो हमारी परेड थी, रिपब्लिक डे परेड, वो वुमेन सेंट्रिक थी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेंट्रिक थी। पहली बार फाइनली यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स फाइनली शामिल किए गए थे, जो कि वुमेन्स थी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 17। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा 17। ठीक है, 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 16 प्लस 1 यानी टोटल आपके 17 थे, स्टेट प्लस यूटी। तो 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से एक थे, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, शोकेस्ड देयर टैब्लॉक्स एट कर्तव्य पथ फॉर द रिपब्लिक डे परेड। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित 17 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां प्रदर्शित की थी। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है इतनी बात? आई होप बिल्कुल इतना क्लियर है आप सभी को। हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सांवला राम विश्नोई और शिशुपाल के थे। भाई पार्लियामेंट आपका पैरामिलिट्री, नेवी, बीएसएफ, एयरफोर्स या नन ऑफ दीज? फटाफट आंसर करना है। सांवला राम विश्नोई एंड शिशुपाल सिंह, सांवला राम विश्नोई एंड शिशुपाल सिंह अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं? पैरामिलिट्री, नेवी, बीएसएफ, एयरफोर्स या नन ऑफ दीज? बताएं फटाफट, क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का? क्या आंसर किया था, बताएं क्या आंसर किया था। हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। सांवला राम विश्नोई, शिशुपाल सिंह दोनों मरणोपरांत वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत थे। उन्हें 2022 में कांगो में उनकी साहसी शांति स्थापना भूमिकाओं के लिए पहचाना गया, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बल के सराहनीय प्रयासों में योगदान दिया था। बीएसएफ आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। चलो बिल्कुल इनको जय हिंद करते हैं, सलाम करते हैं। हर उस जवान को हम सलाम करते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। डियर, ये कोई जॉब नहीं होती, ये त्याग होता है, ये समर्पण होता है। हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए और इनको दिल से नमन करना चाहिए। अगर हमारे सैनिक हैं तभी हम हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मैसिव रिक्रूटमेंट drive to send around 10,000 workers for construction activities mainly from the state of उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा? किस देश ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों को भेजने के लिए एक बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है? इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नन ऑफ दीज है? फटाफट, बिल्कुल न्यूज में रहा था, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था मॉर्निंग सेशन में। तो फटाफट बताइए आप क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों को भेजने के लिए एक बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया है। तो बताइए क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का, एसटी में क्या आंसर किया था? चलेंगे आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, इजराइल। यरूशलेम राजधानी हो जाएगी इसकी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारें एनएसडीसी के सहयोग से इजराइल में निर्माण गतिविधियों के लगभग 10,000 श्रमिकों की भर्ती कर रही है, और जो आकर्षक अवसर प्रदान कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, उधर ही आएगा। चलो इजराइल आपका राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया था? भाई, विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024? गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रेंच या नॉन ऑफ दीज? फटाफट बताएं। विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024? गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया था? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रेंच या नॉन ऑफ दीज? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले आंसर की तरफ, बताएं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है फ्रेंच। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए, द फ्रेंच मार्चिंग स्क्वाड कैप्टन लुइस नोएल के नेतृत्व में, कैप्टन लुइस नोएल, भाई ये ध्यान रखना है, लुइस नोएल। द फ्रेंच मार्चिंग स्क्वाड लीड बाय कैप्टन लुइस नोएल कंसिस्टेड 6 इंडियन सोल्जर्स एंड 6 नेपाली is from the French Foreign Legion marking their participation in the Republic Day Parade 2024। कैप्टन लुइस नोएल के नेतृत्व में फ्रांसीसी मार्चिंग दस्ते में 6 भारतीय सैनिक, फ्रांसीसी विदेशी सेना के 6 नेपाली शामिल थे, जो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में अपनी भागीदारी दर्शाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। Which Indian oil and gas company received government approval to establish a subsidiary for green energy initiatives? किस भारतीय तेल और गैस कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली है? ऑप्शन है आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या नॉन ऑफ दीज? फटाफट आंसर करेंगे आप। Which Indian oil and gas company received government approval to establish a subsidiary for green energy initiative? ठीक है, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। क्या आंसर आपने किया था, पहले तो ये बताइए, क्या आंसर आपने इस क्वेश्चन का किया था अपनी एसटी में? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। चला जाए आंसर की तरफ। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी की बात हो रही है, ओएनजीसी की बात हो रही है, हैज सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू एस्टैब्लिश ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। The subsidiary aim to focus on gas business and clean energy initiative including green hydrogen, रिन्यूएबल एनर्जी एंड बायोफ्यूल। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड की स्थापना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मंजूरी हासिल कर ली है। सहायक कंपनी का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव ईंधन सहित गैस व्यवसाय और स्वच्छ ऊर्जा पहल पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट है ना। किस भारतीय तेल और गैस कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली है? तो मिली है मंजूरी किसको? ओएनजीसी को। क्लियर है इतना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वेयर वाज द 14th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन हेल्ड? अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? फटाफट से बताएंगे आप सभी। वेयर वाज द 14th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन हेल्ड? अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, तूतीकोरिन या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का। वेयर वाज द 14th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन हेल्ड? क्या आंसर होने वाला है बताएं। आपने आंसर क्या किया था अपनी एसटी में, बताएं, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चले, चलो भाई चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आया चेन्नई। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा चेन्नई। अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट नाउ। चलते हैं नेक्स्ट इज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन। देखो चेन्नई में हुआ है, कौन सा एडिशन है ध्यान रखना है, 14th एडिशन है, 14th एडिशन है। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन, ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन। इंपॉर्टेंट है, तभी आपका यहाँ पे एसटी में पूछा गया है, ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन। ठीक है,
14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन ऑकर्ड एट द एपी पुलिस ग्रे हॉर्न्स ट्रेनिंग फैसिलिटी इन विशाखापत्तनम। ओके ओके ओके, देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापत्तनम में एपी पुलिस ग्राउंड हेल्थ प्रशिक्षण सुविधा में हुआ। देखो भाई यहाँ पे गलत हो गया है, ये मतलब गलत यहाँ पे साइन हो गया है, टिक हो गया है। ये राइट आंसर यहाँ पे विशाखापत्तनम रहेगा आपका, ठीक है, विशाखापत्तनम रहेगा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। करेक्शन कर लेना कभी क्या, अभी तुरंत, है ना, अभी टंग ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा, विशाखापत्तनम होगा, ठीक है, विशाखापत्तनम होगा। 14वां संस्करण है आंध्र प्रदेश पुलिस ग्रे आउट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन विशाखापत्तनम, ठीक है। चले इसको रफ कर देते हैं एक बार, इरेज। तो राइट आंसर इज विशाखापत्तनम, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? इन विच कैटेगरी हैज निशा पाहुजाज फिल्म टू किल अ टाइगर बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर 2024? बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट फीचर फिल्म है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है, या ऑल ऑफ द अबव है? फटाफट आंसर करो भाई, बताओ क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का, है ना। निशा पाहुजा की फिल्म है टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है भाई, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है। ऑप्शन 4 आपका राइट है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। ऑप्शन आपके देखिए आ रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है, निशा पाहुजा की टू किल अ टाइगर ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर 2024 नामांकन अर्जित किया है। यह डॉक्यूमेंट्री एक भारतीय किसान की बेटी के क्रूर और यौन उत्पीड़न के बाद न्याय के लिए कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है, जिसमें फिल्म के सामाजिक प्रभाव छोड़ा है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए फाइनली इसको जो है निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित किया। देखो ध्यान रखना, अवार्ड जीता नहीं है, नॉमिनेशन हुआ है, ओनली नॉमिनेट किया गया है टू किल अ टाइगर। इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा डियर, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे 2024? गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन आपके दिए हुए इमानुएल मैक्रोन, एंजेला मार्केल, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो और व्लादिमीर पुतिन। हु इज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2024? गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से फाइनली आप यहां पर कर सकते हैं। हु इज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2024? गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इमानुएल मैक्रोन, एंजेला मार्केल, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो और व्लादिमीर पुतिन, है ना। ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, फाइनली आप फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन होगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि भाई कि इससे सिंपल कुछ होगा, है ना। फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने क्वेश्चन का। तो राइट आंसर निकल कर क्या आएगा भाई, इमानुएल मैक्रोन साहब, है ना। इमानुएल मैक्रोन फ्रांसीसी राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति है, और ये चीफ गेस्ट के रूप में फाइनली आए थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन इज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2024, मार्किंग द 6th occasion of a French leader gracing this prestigious annual event. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि हैं, जो इस प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले किसी फ्रांसीसी नेता का छठा अवसर है फाइनली, है ना। तो ये फाइनली इमानुएल मैक्रोन साहब थे। फाइनल राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि रहे थे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए अच्छा, इसके साथ ही एक और बात बताऊं, 2014 में 2024 में फाइनली रिपब्लिक डे में हमारे जो चीफ गेस्ट रहे इमानुएल मैक्रोन साहब रहे। इससे पहले हम बात कर ले 2023 की, तो बैलिस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में, कहां पर, फ्रांस। डेट क्या थी, 14 जुलाई। तो ये भी एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले साल 2023 में गए थे, 14 जुलाई को बैलिस्टल डे परेड का हिस्सा बने थे, मुख्य अतिथि के रूप में गए हुए थे। क्लियर है इतनी बात, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु सिक्योर्ड हर फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फेडर कॉप्स क्रिस्टी 2024 इन टीज यूएसए। टीज यूएसए में WTT फीडर कॉप्स क्रिस्टी
2024 में अपना पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब किसने हासिल किया है? फटाफट आंसर करना है आप सभी को। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लिली जैंग, सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, श्रीजा अकोला या नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करो। क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में? फटाफट से बताएंगे आप सभी, क्या आंसर किया था आपने, बताएंगे। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है श्रीजा अकोला। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, श्रीजा अकोला। ठीक है, श्रीजा अकोला। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। श्रीजा, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला। अब देखो श्रीजा अकुला का नाम शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, तो अब भाई सुन लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने नाम ही नहीं सुने होते। अब भाई पुराने नाम आपको ध्यान होते हैं, लेकिन नए जो खिलाड़ी आते हैं फाइनली उनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। श्रीजा अकुला। तो श्रीजा अकुला, द इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर, अचीव्ड हर मेडन इंटरनेशनल टाइटल एट द WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 in Texas, USA, with a dominant performance in the women's single final against world number 46 लिली जियांग। भाई भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने अमेरिकी टेक्सास में WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में महिला एकल फाइनल में दुनिया की 46वें नंबर की लिली झांग के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के साथ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीजा अकुला का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। यूएसए में WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब हासिल किया है। पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब हासिल किया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाम जरूर ध्यान रखना है, सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? What is the name of the joint air exercise conducted by India, France and United Arab Emirates over the Arabian Sea? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेबियन सी में फाइनली ये देखने को मिला हमें, अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कंडक्ट की गई है इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरेबियन सी। बताएं ऑप्शन आपके दिए हुए, ईगल स्ट्राइक, एरो फाल्कन, ब्लू थंडर, डेजर्ट नाइट या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम वगैरह में भी। चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का अपने एसटी में। ठीक है, चलो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है डेजर्ट नाइट, बिल्कुल डियर, बहुत इंपॉर्टेंट, डेजर्ट नाइट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा, डेजर्ट नाइट। अरे भाई कट क्यों हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डेजर्ट नाइट। ठीक है, चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। भाई इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंडक्टेड अ मेजर एयर एक्सरसाइज नेम्ड डेजर्ट नाइट ओवर द अरेबियन सी में हुआ है ये एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन एंड एड्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने सैन्य सहयोग को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और ध्यान केंद्रित करते हुए अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है। ऑप्शन 4 आपका राइट। क्लियर है, चलो चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 से 100 क्वेश्चन पर आ गए हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? भाई हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है आपके, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, केन्या या फिर भारत। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा हमें, ये हमने मॉर्निंग सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो भाई मॉर्निंग सेशन आया करो, जो आप लोग नहीं आते हो, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में आया करो जो लोग नहीं आते हैं, और डेली कनेक्ट किया करो, वहां से नोट्स वगैरह बनाओगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है कैमरून, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, कैमरून। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैमरून में ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कैमरून ने। ठीक है, कैमरून। ठीक है, तो कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें 2 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों को लक्षित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य अफ्रीका में मलेरिया के महत्वपूर्ण बोझ को कम करना है। मिसिक्रिक्स 2021 में पहला अनुमोदित मलेरिया वैक्सीन जो घातक प्लाज्मोडियम परजीवी के खिलाफ 30% प्रभावकारिता प्रदान करता है। डायरेक्टली आपको कंट्री का नाम ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है क्या शुरू किया है, मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम है, मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम। क्लियर? ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को।
और मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में आना शुरू करो सुबह 7 बजे। ओपन चैलेंज है, 4 दिन में अगर फैक्ट्स याद ना होने लगे तो बोलना, है ना। अगर फैक्ट्स ना याद होने लगे तो बोलना। कंटिन्यू 4 दिन रह के देखो, अगर मजा ना आ जाए तो बताना, ठीक है। मॉर्निंग सेशन आना शुरू करो करंट अफेयर में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। एवरी मंडे डिस्कशन होता है, जरूर डिस्कशन देखा करें, एसटी जरूर दिया करें ब्रांच में। अगर नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दें, और अगर दे रहे हैं तो आगे बढ़ते रहें। एसटी देना, एनालिसिस करना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसटी दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। और अगर ईमानदारी से एसटी नहीं दे रहे हो, केवल एनालिसिस कर रहे हो, तब भी कोई फायदा नहीं। समझ पा रहे हो? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में सुबह 7 बजे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।